हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे सामयिकी को कवर कर रहे हैं, यानी कि करंट अफेयर्स। और इस उपलक्ष्य में आज हम देखेंगे 30 दिसंबर 2024 में हुई कुछ घटनाओं के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बारे में, कुछ राज्य समाचारों के बारे में, बैंकिंग और वित्तीय समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, खेल समाचार, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, पुस्तकें और लेखक समाचार, रैंक और रिपोर्ट समाचार, शोक समाचार। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राज्य समाचार, बैंकिंग और वित्तीय समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, खेल समाचार, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, पुस्तकें और लेखक समाचार, रैंक और रिपोर्ट समाचार और शोक समाचार। परंतु शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा आसवीकरण है, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है। तो आसवीकरण कुछ इस प्रकार से है। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों की मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। अब आइए शुरू करते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों के साथ में। तो चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण को मंजूरी दी। 2024 में 25 दिसंबर को चीन ने तिब्बत में यारलुंग जंगबो नदी पर भारत तिब्बत सीमा के पास दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण को मंजूरी दी है। बांध, जिसकी अनुमानित निवेश राशि 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, इसका उद्देश्य प्रति वर्ष 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली उत्पन्न करना है। यह परियोजना चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2021 से 2025 का हिस्सा है और दुनिया की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। बांध का निर्माण एक नाटकीय घाटी में किया जाएगा जहां ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय में एक तीव्र यू-टर्न लेती है, जिससे महत्वपूर्ण जल विद्युत क्षमता प्राप्त होती है। तो यदि हम बात करें इस खबर के बारे में तो देखिए, पहले हमें देखना है ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी उत्पत्ति तिब्बत क्षेत्र में होती है, जो कि चीन के अधिग्रहण है, और उसके पश्चात वो भारत में नमचा बरवा से बहनी शुरू करती है और अरुणाचल से होते हुए भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में जाती है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जाती है। तो ऐसे में अगर चीन ये परियोजना करता है, जल विद्युत बांध को मंजूरी देता है, तो ऐसे में चीन को तो एक बहुत बड़ा फायदा है। क्यों? क्योंकि वो 300 बिलियन किलोवाट बिजली पैदा कर पाएगा। लेकिन हमारे लिए नुकसान है। क्यों? क्योंकि इससे पहली समझ की जो पानी की आपूर्ति है उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो उत्तर पूर्व का इलाका है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी का एक महत्वपूर्ण स्थान है और इस बांध से बिजली उत्पन्न करने के लिए चाइना को जो पानी है उसे रोक के रखना पड़ेगा। अगर वो पानी का संग्रहण करते हैं तो इससे असल में हमारे पास पानी की कमी आ सकती है। तो ये भारत की एक चिंता है और चीन का ये एक लक्ष्य है कि वो इसे प्राप्त कर सके। आगे बढ़ते हैं राज्य समाचारों के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का दौरा किया और उनका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश गए, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई। उन्होंने खजुराहो में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना के लिए आधारशिला रखी, जिससे केंद्र मंत्रिमंडल द्वारा 44,605 करोड़ रुपए निवेश के साथ मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने खंडवा जिले में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया और करीबन 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। तो देखिए, अगर हम बात करें इसके बारे में, तो अभी जो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी,
वो इस समय मध्य प्रदेश के दौरे पे थे और 25 दिसंबर को जब उनका दौरा चल रहा था, ठीक उसी समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी 100वीं जयंती मनाई गई। ठीक, इस जयंती के उपलक्ष्य में जो खजुराहो में केन और बेतवा नदी को लिंक करने की परियोजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के ही कुछ इलाकों में जो सूखा या बाढ़ प्रभावित चीजें होती हैं, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। उस परियोजनाओं के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 44,605 करोड़ रुपए निवेश को मंजूरी दे दी। वहीं पे खंडवा जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पे ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, यानी कि जो सौर ऊर्जा है इसका इस्तेमाल करके बिजली उत्पन्न करने की एक परियोजना है, उसको भी मंजूरी दी। और वहीं पे करीबन 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की भी आधारशिला रखी। और यही नहीं, 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक 100 रुपए का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, दूसरी खबर है कि पंजाब ग्रामीण घरों को 100% पाइप जल आपूर्ति प्रदान करने वाला 5वां राज्य बना। दिसंबर 2024 में पंजाब ने जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत ग्रामीण घरों में 100% पाइप जल आपूर्ति हासिल की। मील का पत्थर पंजाब के जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन द्वारा मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के नेतृत्व में घोषित किया गया। पंजाब ने 1706 गांव में 15 प्रमुख नहर जल परियोजनाओं को लागू किया है, जिसमें 2,174 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिससे लगभग 25 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य ने खुले में शौच मुक्त स्थिति भी प्राप्त कर ली है और हजारों गांवों में कचरा प्रबंधन सुविधाएं भी स्थापित। देखिए, पंजाब जो है उसने 2 योजनाओं के तहत जल जीवन मिशन और हर घर जल, इसके तहत जो पंजाब के ग्रामीण घर हैं, जो ग्रामीण इलाकों में पंजाब के घर हैं, उन सभी घरों में लगभग पाइप जल आपूर्ति का जो इनका लक्ष्य था उसे हासिल कर लिया। यानी जो 100% घर थे ग्रामीण क्षेत्र में पंजाब के, उन सभी में अब पाइप के द्वारा पानी की आपूर्ति की जा रही। इस समय जो पंजाब के जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री हैं हरदीप सिंह मुंडियन, उन्होंने इसकी घोषणा करी भगवत सिंह मान, जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनके नेतृत्व में रह के। ठीक, पंजाब में 15 प्रमुख नहर जल परियोजनाओं को भी लागू किया गया 1706 गांवों के लिए, जिसमें करीबन 2,174 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। और कितने लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं? लगभग 25 लाख लोग। वहीं पे जो आपका खुले में शौच की एक दिक्कत थी भारत में, अगर आपको याद हो जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था, तो हमें सबसे बड़ा जो हमारा एक लक्ष्य था वो ये भी था कि जो भारत में आज भी लोग खुले में शौच करते हैं उसे रोका जा सके। तो उसमें भी कई राज्यों ने अपने अपने तरीके से प्रयास करे हैं। तो वहां पे पंजाब ने भी अब खुले में शौच मुक्त वाली स्थिति प्राप्त कर ली है और हजारों गांव में लोगों को ना सिर्फ शौचालय मुहैया कराए गए हैं, बल्कि कचरा प्रबंधन सुविधाएं भी स्थापित की गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुजरात का मसाली भारत का पहला सीमा सौर गांव बना। गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव भारत का पहला सीमा सौर गांव बन गया है, जो देश के सौर ऊर्जा कार्यक्रम में योगदान दे रहा है। परियोजना जिसकी लागत 1.16 करोड़ रुपए है, इसको प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी, सार्वजनिक योगदान और CSR समर्थन द्वारा वित्त पोषित किया गया। पाकिस्तान की सीमा से 40 किलोमीटर दूर स्थित मसाली गांव में करीबन 119 घर हैं, जिनमें छत पर सोलर पैनल लगे हैं, जो कि करीबन 225.5 किलोवाट बिजली उत्पन्न करते हैं। यह पहल सीमा क्षेत्र के विकास कार्यक्रम का हिस्सा है और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। तो यदि बात की जाए इस खबर की, तो देखिए, पहली बात हमें यह समझना है कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से भी पुकारते हैं। देखिए, भारत में एक, आप कह सकते हैं, एक चीज की कमी रही शुरुआत से कि जो हमारे सीमा के क्षेत्र थे, हमने उन्हें कभी विकसित नहीं किया, जिसकी वजह से क्या होता था कि वहां पे
जो आपकी सामान्य जन सुविधा है वो भी नहीं थी, तो लोग वहां से छोड़ के दूसरे इलाकों में बस जाते थे, जिससे कि सीमा के आसपास का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जनसंख्या से खाली होने लगा था। और अक्सर अगर आप भारत की इतिहास उठा के देखेंगे आजादी के बाद से अब तक का, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि भारत पे जब आक्रमण हुए उस समय एक चीज जो बहुत ही ज्यादा कॉमन थी, बहुत ज्यादा सामान्य थी, वो ये थी कि सीमा का बहुत बड़ा क्षेत्र खाली था, जिसकी वजह से दुश्मनों को एक ऊपरी हाथ मिल गया भारत में प्रवेश करने का और अपने तरीके से हमला करने का। अभी हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में भारत ने इस स्थिति को समझा और इस पे कार्य करना शुरू कर दिया, जिसके तहत हो क्या रहा है कि भारत में जो सीमा क्षेत्र के इलाके हैं उन सभी इलाकों में कुछ ना कुछ विकास कार्यक्रम शुरू करें हैं, ताकि जो लोग हैं वहां पे रहने वाले उन्हें जो सबसे सामान्य जन सुविधा है या उनसे भी बेहतर जन सुविधा है वो सभी मुहैया कराई जा सके, ताकि लोग सीमा क्षेत्र को छोड़ के इधर उधर ना जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जो हमारी सुरक्षा करते हैं जो जवान हैं वो हर जगह नहीं हो सकते, और भारत का जो बॉर्डर है वो बहुत ही बड़ा है। तो ऐसे में जो सीमा पे रहने वाले लोग हैं ये हमारे आंख और कान दोनों होते हैं, क्योंकि अगर दुश्मन कोई भी हरकत करता है, देश में प्रवेश करने की कोशिश करता है या कुछ भी करता है, तो ये लोग उसको देख सकते हैं और वक्त रहते हमारी सुरक्षा व्यवस्था देखने वाले लोगों को बता सकते हैं, जिससे कि हम लोग शुरुआत में ही चीजों को संभाल सकें। तो इसीलिए अभी गुजरात का मसाली, जो कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर है, वहां पे एक सौर ऊर्जा कार्यक्रम के तहत पहला सीमा सौर गांव इसको बना दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में 3000 वर्ग फुट के मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के उद्घाटन के साथ भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया। एमआरएफ जो प्रतिदिन लगभग 750 किलोग्राम कचरे को संसाधित करने में सक्षम है, यह सुनिश्चित करता है कि हवाई अड्डे और विमान से उत्पन्न सभी गीले और सूखे कचरे को अलग किया जाए और साइट पर ही संसाधित किया जाए। जीरो वेस्ट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इंडिगो रीच भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और AAS फाउंडेशन के बीच एक संयुक्त पहल है। केंद्रीय मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने हवाई अड्डे पर 55 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एक नए हवाई यातायात नियंत्रण टावर का भी उद्घाटन किया। देखिए अब बात करें इसके बारे में, तो पहले आप ये समझिए कि इंदौर जो है ये पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इंदौर जो है वो जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए, क्योंकि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको लेके नीति आयोग जो है वो हर बार नई नई सूची निकालता रहता है कि किस शहर ने इस बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, कौन सा शहर पीछे रह गया है, कारण क्या थे, इन सबको लेके। तो इंदौर जो है वो इकलौता ऐसा शहर है भारत का जिसने लगातार 4-5 बार इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ठीक है। और अभी इंदौर जो है वो शहर को तो साफ सुथरा रखता ही है, साथ के साथ देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो कि इंदौर का हवाई अड्डा था, इसमें भी अब इंडिगो रीच और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और AAS फाउंडेशन ने तीनों ने संयुक्त तौर पे एक नई मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की शुरुआत की, ठीक है। अब ये जो MRF है ये क्या कर सकता है? देखिए हवाई अड्डे पे लोगों का आना जाना होता है, कई तरह के कार्य होते हैं, तो जब भी ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगह की हम बात करते हैं तो वहां एक चीज जो आपको मान के चलनी है वो ये है कि वहां पे कचरा उत्पन्न होना ही होना है। अब उस कचरे को दोबारा से संसाधित करने के लिए ये मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी लगाई गई है, ताकि जो विमानों से या यात्रियों से सूखा या गीला कचरा एकत्रित किया गया है उसको दोबारा से संसाधित किया जा सके, ठीक है। लगभग इसकी क्षमता क्या है? ये दिन में लगभग 750 किलोग्राम के कचरे को दोबारा से संसाधित कर सकते हैं। उद्घाटन किया किसने है? केंद्रीय मंत्री किंजूराम राम मोहन नायडू ने। साथ ही साथ हवाई यातायात नियंत्रण टावर यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इस 55 करोड़ का एक और यहाँ पे बना है, उसको भी इन्होंने ही उद्घाटित किया है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने अरसावली AP में श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर में रथ सप्तमी को 3 दिनों के लिए राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है।
यह त्योहार हर साल सूर्य देव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 4 से 6 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। वृक्ष सप्तमी सर्दियों के मौसम के अंत और वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। कटाई के समय और संकेत करता है। यह त्योहार क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को उजागर करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं बैंकिंग और वित्तीय समाचारों के बारे में। IRDAI रिपोर्ट, गैर जीवन बीमाकर्ताओं का दावा अनुपात वित्त वर्ष 24 में घटकर 82.5% हुआ। बीमा पैट 3.7%। भारत के बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट 2023 से 24 के अनुसार गैर जीवन बीमा उद्योग का दावा अनुपात वित्त वर्ष 24 में घटकर 82.52% हो गया है। वित्त वर्ष 24 में गैर जीवन बीमा क्षेत्र ने कुल 2.90 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष प्रीमियम अंडरराइट किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.76% की वृद्धि दर्ज कर रहा है। भारत में बीमा पैट वित्त वर्ष 24 में 3.7% पे थी, जबकि 2022-23 में यह कुल 4% थी। रिपोर्ट में बताया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ताओं का योगदान 8.88% बढ़ा, जबकि निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं, जिन्होंने स्वतंत्र स्वास्थ्य बीमाकर्ता भी शामिल हैं, इन्होंने वित्त वर्ष 24 में 1.88 ट्रिलियन रुपए का बीमा किया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में AI के नैतिक उपयोग का रूपरेखा विकसित करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार और नैतिक सक्षम बनाने के लिए एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता IIT बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य करेंगे और इसके 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद। समिति वैश्विक और भारत में वित्तीय सेवाओं में AI अपनाने के वर्तमान स्तर की जांच करेगी, नियामक दृष्टिकोणों की समीक्षा करेगी और संभावित जोखिमों की पहचान करेगी। यह भारतीय क्षेत्र में AI मॉडलों के जिम्मेदार नैतिक अपनाने के लिए एक रूपरेखा की सिफारिश करेगा, जिसमें शासन सुविधाएं शामिल। तो हम बात करें इसकी, तो देखिए, पहली चीज आपको ये समझना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या। देखिए, हम बात करते हैं जब भी कंप्यूटर्स की, तो एक बात याद रखिएगा, कंप्यूटर के आने के बाद जो हमारा जीवन है या कई तरह के कार्य हैं वो सुगम बन गए और कंप्यूटर में भी कई सारी पीढ़ियां होती, जैसे पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, और 1974 में 1974 में इसकी चौथी पीढ़ी ने कदम रखा था, जिसके उपलक्ष्य में 1980 में जाके इंटरनेट की शुरुआत होती। भारत में इंटरनेट जो है वो 1990 के दशक में आया और उसके बाद भारत की जो IT इंडस्ट्री है वो लगातार बढ़ती चली गई और आज के समय में अगर बात करूं तो विश्व की सबसे बड़ी IT इंडस्ट्रीज में से एक है, जिसका कुल, अगर हम बात करें जिसकी कुल वर्थ कितनी है, तो वो लगभग 300 बिलियन US डॉलर्स के आसपास है। इतनी बड़ी IT इंडस्ट्री है भारत। लेकिन चौथी पीढ़ी के बाद 4.5वीं पीढ़ी आई, जिसमें आपका थोड़ा सा और एडवांस सिस्टम्स आप कह सकते हैं वो आने शुरू हुए। लेकिन आज हम जब बात करते हैं इसकी, तो आज हम बात करते हैं 5वीं की पीढ़ी की, यानी 5th जनरेशन की, जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी कंप्यूटर को इतना ज्यादा सक्षम बना लिया जाए कि वो बिना इंसानों की मदद के ही खुद से वो कार्य कर सके जो इंसान करते। ठीक है, और हमने ये देखा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ये चीज लागू हो रही है और बहुत अच्छे से समाहित भी हो रही है। लेकिन हाँ, अगर हम इसका सिर्फ एक पहलू देखें तो हमें इसके नकारात्मक प्रभावों का पता ही नहीं चले। तो नकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो अभी भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई, वो विकसित हो रही। तो ऐसे में नकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने, जो कि वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित करता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जिम्मेदार और नैतिकता के तौर पे सक्षम बनाने के लिए एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया।
समिति की अध्यक्षता IIT बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य करेंगे और इसके 6 महीने के भीतर ही इनको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। कारण क्या है इतने कम समय में ही? क्योंकि देखिए लगातार जो है वो विश्व बदलता जा रहा है। जो आपकी 5वीं पीढ़ी है लगातार वो हमारे जीवन रेखा में समाहित होती जा रही है और कहीं ना कहीं वित्तीय क्षेत्र में भी उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम ज्यादा लंबा समय लेंगे तो जो हमारा निर्णय लेने की हमारी जो शक्ति है आंकड़ों के आधार पे वो कम हो जाएगी। इसी वजह से 6 महीने के भीतर ही इस समिति को अपनी रिपोर्ट्स देने के लिए कहा गया है। समिति वैश्विक तौर पे और भारत में दोनों ही तौर की जो वित्तीय सेवाएं हैं उसमें अभी का जो वर्तमान का जो स्तर है AI का उसकी जांच करेगी। क्या क्या नियामक दृष्टिकोण है विश्व में और भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेके उसको देखेगी और इसके आधार पे भविष्य में क्या जोखिम हो सकते हैं या अभी कौन से जोखिम है उनकी पहचान करके भारतीय रिजर्व बैंक को बताएगी और फिर भारतीय रिजर्व बैंक उसके लिए AI मॉडलों को जिम्मेदार बनाएगा, नैतिक बनाएगा और भारतीय पृष्ठभूमि के तौर पे ही उसकी रूपरेखा तैयार करेगा। आगे बढ़ते IFSCA ने गिफ्ट सिटी में ITFS प्लेटफॉर्मों के लिए संशोधित ढांचा जारी किया। दिसंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने गांधीनगर गुजरात के गिफ्ट IFSC में अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त पोषण सेवाओं प्लेटफॉर्मों की स्थापना और संचालन के लिए एक संशोधित ढांचा जारी किया। नए ढांचे ने निवल मूल्य आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाया है और विदेशी कंपनियों को प्राप्तियों को शामिल करने की भी अनुमति दे दी। एक ऑन टाइम पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई है, साथ ही अस्थायी पंजीकरण देने की प्रक्रिया है और पंजीकरण के अस्वीकार, निरसन और आत्मसमर्पण की प्रक्रियाएं भी शामिल है। अब पात्र प्रतिभागियों में भुगतान सेवा प्रदाता शामिल हैं, जिससे प्रतिभागियों के लिए मुद्रा विनिमय प्रदान करना और अपनी स्थानीय मुद्रा में भुगतान प्राप्त करना आसान हो गया है। आगे बढ़ते हुए देखिए श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने गैर अनुपालन के लिए भारतीय बैंक पे जुर्माना लगाया। दिसंबर 2024 में श्रीलंका के सेंट्रल बैंक की वित्तीय खुफिया इकाई ने श्रीलंका के वित्तीय लेन देन रिपोर्टिंग अधिनियम का पालन न करने के लिए इंडियन बैंक लिमिटेड पर 5.85 लाख रुपए यानी कि 2 मिलियन श्रीलंकाई रुपए का मौद्रिक दंड लगाया। इंडियन बैंक जिसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है, श्रीलंका में 2 शाखाएं हैं जो जाफना और कोलंबो में स्थित हैं। 2006 के वित्तीय लेन देन की रिपोर्टिंग अधिनियम संख्या 6 के प्रावधानों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया था। भारतीय बैंक श्रीलंका में महत्वपूर्ण उपस्थिति के साथ एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। अब देखिए बात करें हम इसके बारे में तो इंडियन बैंक जो है वो भारत में तो सुविधाएं देता है, साथ ही साथ अपनी सेवा है वो श्रीलंका में भी देता है जो कि भारत का एक पड़ोसी मुल्क है। और अभी क्या हुआ, जो श्रीलंका का केंद्रीय बैंक है उनकी एक इकाई है जिसका नाम है वित्तीय खुफिया इकाई। इन्होंने अपनी जांच पड़ताल में ये पाया कि इंडियन बैंक ने जो श्रीलंका का वित्तीय लेन देन रिपोर्टिंग अधिनियम है 2006 का उसके कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया है और इसी बात से रुष्ट होके इन लोगों ने 2 मिलियन श्रीलंकाई रुपए का जुर्माना लगाया है। किस पे? इंडियन बैंक पे। अगर हम उन्हें भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें या भारतीय रुपए में बदलें तो लगभग 5,85,000 रुपए होंगे। ठीक है, श्रीलंका में भारतीय बैंक की जो स्थिति है वो मजबूत है, लेकिन वित्तीय लेन देन रिपोर्टिंग अधिनियम संख्या 6 के प्रावधानों का उल्लंघन करने की वजह से जुर्माना उन पे लगाया गया। आगे बढ़ते हैं तो देखिए ICICI बैंक और टाइम्स इंटरनेट ने टाइम्स ब्लैक ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ICICI बैंक लिमिटेड और टाइम्स इंटरनेट ने टाइम्स ब्लैक ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जो एक सुपर प्रीमियम को ब्रांडेड मेटल कार्ड है जो विशेष यात्रा लाभ और लग्जरी जीवन शैली सेवाएं प्रदान करता है। वीजा इंक द्वारा संचालित यह कार्ड अंतरराष्ट्रीय खर्चों पर 2.5% और घरेलू खरीदारी पे 2% रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रदान करता है। कार्ड धारकों को द टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रीमियम इवेंट्स में विशेष पहुंच, घर पर वीजा सेवाएं, 1300 से अधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पे असीमित लाउंज पहुंच और शानदार होटलों और रिसोर्ट में ठहरने की सुविधाएं मिलती हैं।
कार्ड हवाई अड्डे के स्थानांतरण, द कोरम क्लब तक पहुंच और क्रिब लाइफ द्वारा जीवन शैली प्रबंधन सेवाएं भी प्रदान करते हैं। तो देखिए, आईसीआईसीआई बैंक जो कि भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, और टाइम्स इंटरनेट, इन दोनों ने मिलकर एक कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है टाइम्स ब्लैक। ठीक है, ये कार्ड जो है ये मुख्यतः उन लोगों को लक्षित करता है जिनकी जीवन शैली लग्जरी है या जिनको हम लोग थोड़ा सा अमीर कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, ये उनको अंतरराष्ट्रीय खर्चा करने पे 2.5% और घरेलू खर्चे करने पे 2% रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देता है। और इसको जो तैयार किया गया है वो इस उपलक्ष्य के साथ तैयार किया गया है कि ये लग्जरी जीवन शैली सेवाएं प्रदान कर सके। इसीलिए इसमें प्रीमियम इवेंट्स तक पहुंच हो गई, घर में वीजा सेवाएं पहुंचाना हो गया, 1300 से अधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर असीमित लाउंज और ऐसी कई सारी विलासिता की सुविधाएं दी गई। आगे बढ़ते हुए, पीएनबी और एफसीएओआई ने कृषि अवसंरचना को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पंजाब नेशनल बैंक और फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारत भर में कृषि अवसंरचना और कोल्ड चेन विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएनबी के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल, कार्यकारी निदेशक कल्याण कुमार और एफसीएओआई के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, कृषि बुनियादी ढांचे को उन्नत करना और किसानों और कृषि व्यवसाय के लिए प्रभावी भंडारण और शीर्ष श्रृंखला समाधान सुनिश्चित करना है। आधुनिक भंडारण अवसंरचना, ठंडे भंडारण सुविधाओं में सुधार करके कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और किसानों के लिए बेहतर कीमत सुनिश्चित करना भारतीय कृषि को बदलने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, आईएफसी ने एनडीआर इन्विट के एसएलबीस में 630 करोड़ रुपए का निवेश किया। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने एनडीआर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा जारी भारत के पहले स्थिरता संबंधित बॉन्ड में 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 630 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारतीय रुपए में जारी किया गया बॉन्ड भारत में किसी वेयर हाउसिंग इन्विट द्वारा जारी किया गया पहला एसएलबी है। आईएफसी का समर्थन एनडीआर इन्विट को पर्यावरण, सामाजिक और शासन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, जिससे इसके वेयर हाउस संपत्तियों के लिए एच प्रमाणन शामिल है। आईएफसी भारत जेंडर कोलैबोरेटिव के माध्यम से जेंडर समावेशी कार्य प्रथाओं को अपनाने में एनडीआर इन्विट की भी सहायता करेगा। आगे बढ़ते हैं, टीपीआरईएल ने छत पर सौर समाधान के लिए केनरा बैंक के साथ साझेदारी की। टीपीआरईएल की फुल फॉर्म है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जीज लिमिटेड। इन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली को स्थापित करने, अपनाने और बढ़ावा देने के लिए केनरा बैंक लिमिटेड, जो कि भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, उसके साथ सहयोग किया है। साझेदारी का जो उद्देश्य है वो इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि ऋण विकल्पों के साथ आकर्षक शर्तें और लाभों के माध्यम से घरों को सौर ऊर्जा को और अधिक सुलभ और किफायती बनाया जाए। 3 किलोवाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए 10% मार्जिन, 7% वार्षिक ब्याज, बिना किसी जमानत के और 10 साल की पुनर्भुगतान अवधि के लिए साथ 2 लाख रुपए तक के ऋण की पेशकश की जाएगी। 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच के सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए 20% मार्जिन, 10% वार्षिक ब्याज, बिना किसी जमानत के और 10 साल की पुनर्भुगतान अवधि के लिए 6 लाख रुपए तक के ऋण की पेशकश की जाएगी। आगे बढ़ते, किश ने डिजिटल वित्तीय विकास को बढ़ावा देने के लिए सचिन तेंदुलकर के साथ साझेदारी की। किश भारत का प्रमुख डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म ने भारत के क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर के साथ एक दीर्घकालिक सहयोग की घोषणा की है, जिसमें वह एक रणनीतिक निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल है। इस साझेदारी का उद्देश्य किश्त की वृद्धि को तेज करना और त्वरित और बिना झंझट के क्रेडिट वित्त पोषण सेवाओं में इसके प्रस्तावों को मजबूत करना है। सचिन तेंदुलकर, जो अपने विश्वास, ईमानदारी और उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं, करोड़ों भारतीयों के लिए डिजिटल वित्तीय सेवाओं को सुलभ, पारदर्शी और सहज बनाने के लिए किश्त के मिशन के साथ मेल खाते हैं। तेंदुलकर को क्रिकेट इतिहास के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है और उन्होंने 2014 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया।
अब बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी खबरों के बारे में। तो ऐसा ही है, इंडिया ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए घाना के GSSTI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सैटकॉम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इंडिया ने उपग्रह संचार और व्यापक अंतरिक्ष उद्योग में सहयोग बढ़ाने के लिए घाना स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उपरोक्त समझौता ज्ञापन उपग्रह निर्माण, उपग्रह प्रशिक्षण सेवाओं और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के विकास में सहयोग पर भी जोर देता है। घाना के अंतरिक्ष पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रमों को शामिल करने वाली साझेदारी उन्हें विकसित हो रहे अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल से लैस करती है। भारत और घाना उपग्रह परियोजनाओं, ग्राउंड स्टेशनों और अंतरिक्ष से संबंधित उपकरणों पर संयुक्त रूप से काम करेंगे ताकि नए अवसरों को खोला जा सके और नवाचार को भी बढ़ावा दिया जा सके। अब आगे, अमंत्य टेक्नोलॉजीज ने भारत को 5G स्टेक के लिए TTDF योजना के तहत वित्त पोषण प्रदान किया। अमंत्य टेक्नोलॉजीज बेंगलोर कर्नाटक में स्थित को दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना के तहत सार्वजनिक और एंटरप्राइजेस तैनाती के लिए नेक्स्ट जेन 3GPP रिलीज 16/17 के अनुरूप मेक इन इंडिया 5G ऐसे कोर के साथ इंडिया 5G स्टेक का विकास शीर्षक परियोजना के लिए वित्त पोषित करा गया है। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण और दूसरे क्षेत्रों में उच्च गति 5G कनेक्टिविटी का विस्तार करना और एक करियर ग्रेड 5G स्टैंड अलोन कोर नेटवर्क समाधान विकसित करना। इस परियोजना नेटवर्क का स्लाइसिंग, गुणवत्ता सेवा और वॉइस ओवर न्यू रेडियो, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन और मैसिक मशीन टाइप्स कम्युनिकेशन जैसी उन्नत सुविधाओं को बढ़ाना भी है। परियोजना आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के साथ मेल खाती है, जो दूर संचार प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता में योगदान करती है और तैनाती लागत को कम करती है। आगे बढ़ते हैं खेल समाचारों के बारे में। सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। भारत की खो खो महासंघ ने खो खो विश्व कप के उद्घाटन संस्करण के लिए भारतीय अभिनेता सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है। यह कार्यक्रम 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और नोएडा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। घोषणा एक कार्यक्रम के दौरान की गई जिसमें KKFI अध्यक्ष सुधांशु मित्तल, KKFI महासचिव MS त्यागी और भारतीय पुरुष और महिला टीमों के सदस्य भी उपस्थित थे। 2025 का खो खो विश्व कप 24 विभिन्न देशों की 21 पुरुषों टीमों और 20 महिला टीमों को शामिल करेगा। आगे बढ़ते, तो भारत 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। भारत 2025 में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा, जिसका आयोजन नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। 2025 की ISSF जूनियर विश्व कप में राइफल, पिस्टल और शॉटगन श्रेणियों में प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें ओलंपिक और गैर ओलंपिक दोनों प्रकार की स्पर्धाएं शामिल होंगी। आगामी संस्करण 11वां जूनियर शूटिंग विश्व कप होगा और भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। यह 3 वर्षों में भारत में तीसरी शीर्ष स्तरीय ISSF प्रतियोगिता होगी। 2024 में नई दिल्ली में विश्व कप फाइनल और 2023 में भोपाल में वरिष्ठ ISSF विश्व कप के बाद। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण दिनों की खबरों के बारे में। सुशासन दिवस 2024 जो कि 25 दिसंबर को मनाया गया। सुशासन दिवस, जिसे गुड गवर्नेंस डे के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 25 दिसंबर को भारत भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों में सरकार की जवाबदेही और प्रशासन के प्रति जागरूकता पैदा करना है। 2024 की सुशासन दिवस का विषय है विकसित भारत की ओर भारत का मार्ग, सुशासन और डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना। 14 सुशासन सप्ताह प्रतिवर्ष 19 से 25 दिसंबर तक मनाया जाता है। आगे चलते हैं। वीर बाल दिवस 2024 26 दिसंबर। वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को पूरे भारत में श्री गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों साहिबजादों की शहादत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 2024 का
राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसे सम्मानित किया गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस 2024 के अवसर पर सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी शुभारंभ किया। महामारी तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 27 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 27 दिसंबर को महामारी तैयारी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है ताकि महामारी की रोकथाम और तैयारी के महत्व पर जोर दिया जा सके। दिन वैश्विक सहयोग और स्वास्थ्य संगठनों से समुदायों की रक्षा करने के साथ काम करने की आवश्यकता को उजागर करता है। 2024 का 27 दिसंबर महामारी तैयारी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 5वीं वर्षगांठ है। महामारी तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 27 दिसंबर 2020 को मनाया गया। आगे बढ़ते हुए कर्नाटक सरकार ने 26 दिसंबर को कंप्यूटर ऑपरेटर दिवस घोषित किया। कर्नाटक सरकार ने डिजिटल कंप्यूटर को आविष्कारक चार्ल्स बेबेज की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 26 दिसंबर को कंप्यूटर ऑपरेटर दिवस मनाने की घोषणा की है। यह दिन ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग RDPR कर्नाटक द्वारा मनाया गया। पहला कंप्यूटर ऑपरेटर्स दिवस 26 दिसंबर 2024 को मनाया गया था। यह दिन उन कंप्यूटर ऑपरेटर की पहचान सुनिश्चित करता है जो सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की न्यूज के बारे में। हार्पर कॉलिंस इंडिया दीप मलिक की ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ रिलीज करेगा। हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया ने ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक की आत्मकथा के विमोचन की घोषणा की। पुस्तक दीपा मलिक की प्रेरणादायक यात्रा को साझा करती है जिसमें उन्होंने 3 रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर सहित कई चुनौतियों को पार किया। वह सामाजिक पूर्वाग्रह, पितृसत्ता और राजनीति के खिलाफ अपनी लड़ाई पर चर्चा करती हैं, साथ ही व्हीलचेयर मुक्त एथलीट के रूप में बाधाओं को तोड़ती। दीपा मलिक ने 23 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं, रियो पैरालंपिक्स 2016 में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है और पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और 4 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स प्राप्त किए। अब बात करते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट्स न्यूज के बारे में। 2023 से 24 के लिए ASUSE परिणाम, असंगठित गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन धीमा हुआ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2023 से 24 के असंबंधीकृत क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं जो अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 की अवधि को कवर करते हैं। असंगठित गैर कृषि क्षेत्र में नई रोजगार सृजन की गति धीमी हो गई है, जिसमें अतिरिक्त रोजगार सृजन को 10.97 मिलियन तक घटाकर 11.74 मिलियन की तुलना में पिछले अवधि में था। अविनियमित क्षेत्र में नए प्रतिष्ठानों की संख्या 2022 से 23 के दौरान 5.34 मिलियन से बढ़कर 2023 से 24 में 8.35 मिलियन हो गई। अविनियमित प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 6.5 करोड़ से बढ़कर 7.34 करोड़ हो गई, जिसमें 12.48% की वृद्धि दर्ज की गई। बात करें शोक समाचारों की। प्रसिद्ध मलयालम लेखक और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित MT वासुदेवन नायर का निधन हो गया। प्रसिद्ध मलयालम लेखक, फिल्म निर्माता और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित MT वासुदेवन नायर, जिन्होंने MT के नाम से जाना जाता है, उनका 91 वर्ष की आयु में केरल के कोझिकोड में निधन हो गया। MT वासुदेवन नायर को 1986 में मलयालम साप्ताहिक मातृभूमि में उप संपादक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। बाद में 1968 में इसके संपादक बन गए। उन्होंने 7 दशकों के करियर में 9 उपन्यास, 19 लघु कथा संग्रह लिखे और कई निबंध और संस्मरण संग्रह प्रकाशित किए। उनके साहित्यिक कार्यों में नालकटट्टू, रंडामुजम, मंजू, कालम, असुरविथु और इरुंटुट्टे आत्मावु शामिल, और उन्होंने 6 फिल्मों का निर्देशन किया जिसमें से भावनात्मक निर्लंबन भी शामिल। तो इसी के साथ हमने 30 दिसंबर 2024 के उपलक्ष्य में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लिया है।
आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी समझी उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।